कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव का सियासी अखाड़ा सज चुका है। सियासी बयानों के तीर चल रहे हैं। सियासत के सुपर संडे में पीएम मोदी ने विरोधियों पर एक से एक वार कर छलनी कर दिया, तो विपक्ष ने भी पीएम मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों को हथियार बनाकर विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की बड़ी रैली हुई, जहां विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने अकेले ही पूरे विपक्ष को जवाब दिया और एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिक्र कर विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने मेरठ में भ्रष्टाचारियों को खुली चेतावनी भी दी, तो दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के जरिए उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ कल इंडिया अलायंस की महारैली हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की रैली मेरठ में हुई और इस दरमियान दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। जहां एक तरफ विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया और पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई होगी और ये मोदी की गारंटी है। इसके साथ ही पीएम मोदी की जो बड़ी बातें संबोधन के दरमियान रही वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे बोला कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो कान खोलकर सुन लें, जो पैसे जनता के लिए हैं, मोदी पर चाहे जितने हमले करो, लेकिन जनता का जो पैसा है वो लौटाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि एक्शन होगा और जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे देश को लौटाना ही पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से हुंकार भरी और आपको बता दें कि मेरठ में रैली के जरिए विपक्ष पर हमला बोला। एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। तो वहीं एक निजी चैनल से बात करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। चुनावी बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी ने हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वालों को पछतावा होगा। चुनावी बॉन्ड से पता चला कि किसने किसे पैसे दिए। हर खामी को दूर किया जा सकता है, कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। चुनावी बॉन्ड के से स्रोत का पता चल सकता है। पहले चुनावी फंड पर कोई एजेंसी नहीं थी। तो एक निजी टीवी से बातचीत में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा वार जारी रहने की बात कही। पीएम मोदी ने इसके साथ ही विपक्षी दलों की ओर से ईडी के इस्तेमाल के आरोपों पर भी जवाब दिया। पीएम ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में केवल 35 लाख रुपए ईडी ने जब्त किए थे, जबकि अभी तक 2200 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया है। उन्होंने कांग्रेस के सांसद के घर से मिले 300 करोड़ कैश का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचारियों से जब्त रुपयों को गरीबों को वापस भी किया जा रहा है। ये काम क्या किया है? एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा
और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना है। हम इसमें हमारा सीधा संबंध आना ही देना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, हमने ईडी के पास करीब 7,000 केसेस है, 7,000। उसमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र 3% से भी कम है। जब उनका समय था, उनके यहाँ 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2200 करोड़। कांग्रेस के एक एमपी के यहां से 300 करोड़ रुपए मिला। बंगाल में मंत्रियों के घरों से रुपयों के ढेर मिले। क्या तो पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग चाहते ही नहीं कि चुनाव में विपक्ष के लोग रहें। विपक्षी नेताओं के पीछे एजेंसियों को लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी तो अनेक थी, सबसे बड़ा उनका गारंटी अभी चल रहा है, चंदा दो और धंधा लो। 2 दिन पहले जस्टिस बीबी नागरत्ना जी ने एक सेमिनार में कहा कि नोटबंदी काला धन को सफेद करने का सबसे अच्छा रास्ता था। नरेंद्र मोदी जी बताइए कि काला धन को सफेद नोटबंदी से कैसे आप किए और कितना किए और किन किन उद्योगपतियों को करा है। न खाएंगे और न खाने देंगे, देश के विकास में जी जान लगा देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प से उन दलों और नेताओं में छटपटाहट है जो इसमें लिप्त हैं, जेल की हवा खा चुके हैं, सजा याफ्ता है। दरअसल जिनका नेचर और सिग्नेचर एक हो, उनकी जिंदगी कभी सुधर नहीं सकती। वैसे लोग कहीं भी कितनी रैली क्यों न कर ले, बसों से ढो ढो कर कल रामलीला मैदान में लाए गए लोगों को पूरे देश ने देखा है। पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। यह मुहिम उन आर्थिक चोरों के खिलाफ है जो जनता की गाढ़ी कमाई से अपनी तिजोरी भर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर प्रहार की गारंटी क्या देंगे? सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी के गले के हार हो गए हैं। अब ये भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात जनता जानना चाहती है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ ही भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा या बीजेपी के जो साथ चले गए उन पर भी प्रहार होगा? वो सारे भ्रष्टाचारी अब सदाचारी हो गए जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में और वॉशिंग पाउडर में धुल गए। बल्कि इंडिया अलायंस वाले जब भ्रष्टाचार करते हैं, एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं, तो उससे बचाव कैसे हो सके, ये सबसे अहम मुद्दा होता है। ये सोचते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र की सरकार और एजेंसियों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इंडिया विथ करप्शन तक का सीन हमें रामलीला मैदान में दिखता है। केंद्र की सरकार और मोदी जी की नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है भ्रष्टाचार के साथ। यूपीए की सरकार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय थे। 2014 के बाद जब एनडीए और मोदी सरकार आई तो ऐसे भ्रष्ट लोग या तो जेल के पीछे पहुंच गए या जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हमारी ही सरकार रहेगी और मैं इन भ्रष्ट लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं, सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसे कार्य नहीं छोड़े तो जेल जाने की तैयारी में रहिए। तो सुना आपने, भ्रष्टाचार को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से वार पलटवार जारी है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ पीएम मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है और उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग चाहते ही नहीं है कि चुनाव में विपक्ष के लोग रहें। विपक्षी नेताओं के पीछे एजेंसियों को लगाया जा रहा है। चुनाव में जो लोग सत्ता में बैठे चाहते ही नहीं है कि विपक्ष जो है मैदान में रहे, और इसके लिए अपनी एजेंसियों को जो है पूरी तरीके से पूरे देश में हर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है ताकि उनको साफ मैदान मिल जाए। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि जनता जो है वो असली मालिक है और जनता जो है सब चीज़ देख रही है। मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मुद्दे की बात करें, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें,
क्या विकास किया है इस पे वो बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, मेरठ में पीएम मोदी की पहली रैली हुई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर इस रैली के जरिए जोरदार हमला बोला, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से कुछ लोग बौखला गए हैं। पीएम मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज जेल में हैं और कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। जिन्होंने पैसे लूटे वो पैसा मैं लौटा रहा हूं। 17,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लौटाए गए हैं, पीएम मोदी की तरफ से दावा किया गया। मोदी ने फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चलती ही रहेगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने जांच एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। राजनीति से प्रेरित कार्रवाई तेजस्वी यादव ने बताया है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का मुद्दा भी उठाया गया। मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने इसका जवाब दे दिया। लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। करप्शन के खिलाफ पीएम मोदी का ऐलाने जंग। पीएम मोदी ने गारंटी दे दी कि जनता से लूटी गई पाई लौटानी पड़ेगी और इसको लेकर पीएम मोदी ये गारंटी देते नजर आए। मेरठ की रैली से उन्होंने एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और विपक्ष की तरफ से भी कई सारे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य आज से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही हैं। रोहिणी आचार्य आज सोनपुर स्थित ऐतिहासिक हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने माता पिता और बड़ी बहन मीसा भारती का आशीर्वाद लेंगी। फिर अपने चुनाव क्षेत्र जाकर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। के साथ रोहिणी आचार्य अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत करने आज यहाँ राबड़ी आवास से निकली है और देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है इसमें लालू प्रसाद यादव हैं, रोहिणी आचार्य हैं और यहाँ पे देखिए रोहिणी आचार्य हैं, मीसा भारती हैं, सभी जो है वो सोनपुर के लिए जा रहे हैं, हरिहरनाथ मंदिर के लिए जा रहे हैं। और बताते चले कि लालू प्रसाद यादव जो है उनके साथ रोहिणी आचार्य जो है हरिहरनाथ मंदिर में सोनपुर में पूजा अर्चना करेगी और पूजा अर्चना करने के बाद जो है वो अपने चुनावी शंखनाद जो है उसकी शुरुआत करेगी। तो देखिए राबड़ी देवी जो है ये भी निकली है यहाँ पे। लालू प्रसाद यादव जो है वो अलग गाड़ी में थे, रोहिणी अलग है। देखिए यहाँ पे रोहिणी जो है वो जा रही है। तो कह सकते हैं कि आज से रोहिणी का चुनावी शंखनाद जो है वो शुरू हो रहा है और उसकी शुरुआत हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर जो है रोहिणी आचार्य कर रही है। और इसमें राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती सभी जो है सम्मिलित हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी का चुनावी शंखनाद जो है उसकी शुरुआत आज से हो रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई जब राबड़ी आवास से रोहिणी आचार्य अपने माता पिता के साथ बाहर निकल रही थी और आपको बता दें कि सोनपुर में आज वो पूजा अर्चना करने वाली हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, पूजा अर्चना की बात कही जा रही है कि पूजा अर्चना आज रोहिणी आचार्य करने वाली हैं, क्या कुछ तस्वीर अभी आप वहां देख पा रही हैं? शिप्रा, अभी थोड़ी देर में ही रोहिणी आचार्य अपने माता पिता यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के साथ यहाँ पहुँचने वाली है और उसके मद्देनजर यहाँ सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। रोहिणी आचार्य सोनपुर पहुंच चुकी हैं और जगह जगह जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। आज से चुनावी शंखनाद वो करने वाली हैं और सबसे पहले वो हरिहर यानी भगवान शंकर और विष्णु भगवान का आशीर्वाद यहाँ लेंगे। लालू प्रसाद यादव अधिकतर इस मंदिर में आते हैं, एक जुड़ाव है इस मंदिर से और यही वजह है कि वो भी अपने चुनावी शंखनाद से पहले इस मंदिर में आकर भगवान का आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। अगर इस मंदिर की महिमा की हम बात करें तो 2 दिन पहले बीजेपी के जिस तरीके से जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ आए, उन्होंने भी भगवान शंकर से आशीर्वाद ली और आज रोहिणी आचार्य यहाँ इस मंदिर में आ रही है। और उसके मद्देनजर जो तस्वीर है वो मंदिर की हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो लालू प्रसाद यादव
के जयकारे लगा रहे हैं। खासकर अगर रोहिणी आचार्य की हम बात करें तो उनके लिए लालू के समर्थकों में एक अलग से दिल में जगह है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की ये बेटी कुछ खास है। उनके समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि उनकी ये बेटी बहुत अलग है। लालू प्रसाद यादव के लिए खास है, उनके समर्थकों के लिए खास है। यही वजह है कि पटना से लेकर सोनपुर तक जगह जगह समर्थकों की भीड़ नजर आई, सभी हाथों में फूल माले लेकर नजर आए। और अभी मंदिर की जो मेन द्वार है वहां पर समर्थकों की भीड़ यहां नजर आ रही है, लालटेन नजर आ रहा है, जयकारे नजर आ रहे हैं। और रोहिणी आचार्य कितने देर में रोहिणी आचार्य पहुंचने वाली हैं मंदिर में, इसको लेकर क्या अपडेट है? अब बिल्कुल 5 से 7 मिनट में रोहिणी आचार्य मंदिर में पहुंच जाएंगी और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल मंदिर के गेट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि भगवान शंकर के मंदिर की साफ सफाई की जा रही है। क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ जब इस मंदिर में आएंगी तो सबसे पहले भगवान शंकर का आशीर्वाद करेंगी, जलाभिषेक करेंगी और उसके बाद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। तो 5 से 7 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब वो इस मंदिर में आएंगी और भगवान शंकर का आशीर्वाद लेंगी। भगवान शंकर की पूजा अर्चना के बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती का आशीर्वाद लेकर सारण में घूमेंगी, भ्रमण करेंगी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। और यहाँ समय समय पर लगातार जयकारे लग रहे हैं। सभी को इंतजार है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी इस बार चुनाव लड़ रही हैं और समर्थक भी चाहते थे। लगातार हमने तस्वीर भी दिखाई है, उनके समर्थकों की मांग भी थी कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़े। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मौका भी दिया, सारण से उन्हें उम्मीदवार बनाया है और चुनावी शंखनाद करने से पहले रोहिणी आचार्य भगवान के दर पर इस मंदिर में मत्था टेकने आ रही हैं। विनीता, यहीं से चुनाव अभियान की आज से शुरुआत करने जा रही हैं रोहिणी आचार्य। क्या इसको लेकर खबर है कि सोनपुर के बाद फिर वो कहां वापस पटना लौटने वाली हैं या सारण जाने वाली हैं? सबसे पहले वो पटना से इस मंदिर में आएंगी, भगवान की पूजा अर्चना करेंगी, वो आशीर्वाद लेंगी और आशीर्वाद के बाद जो लौटते समय जो रास्ते हैं उन रास्तों में वो चुनाव प्रचार कहें, क्योंकि आज से वो शुभारंभ कर रही हैं, शंखनाद कर रही हैं, तो पूरे सारण का भ्रमण तो आज नहीं करेंगी। लेकिन लौटते समय जहां जहां जो कार्यकर्ता उनका वेलकम किए हैं वहां वहां कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगी और पुल होते हुए वो वापस पटना लौट जाएंगी। और कल से सुचारू रूप से जो चुनाव अभियान है, जो प्रचार प्रसार है, उसमें वो जुट जाएंगी। आज मेन कार्यक्रम पूजा का है, थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और जो हम लोग लगातार बता रहे हैं कि चुनावी शंखनाद है, प्रचार प्रसार का शंखनाद है, उसकी तस्वीर भी आज नजर आएगी। यानी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रोहिणी आचार्य पटना लौटते समय रास्ते में प्रचार प्रसार करती नजर भी आएंगे। चलिए विनीता, आप इस पर नजर बनाए रखिए, वापस वो तस्वीर दिखाएंगे जब रोहिणी आचार्य वहां पहुंचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता पप्पू यादव 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। पूर्णिया से 4 अप्रैल को पप्पू यादव नामांकन करने वाले हैं। लालू प्रसाद और कांग्रेस से पुनर्विचार का उन्होंने आग्रह किया है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया उनकी जिंदगी और मौत के समान है। पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, पप्पू यादव ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया। पप्पू यादव का आरोप है कुछ लोग बिहार में गठबंधन को मजबूत होते नहीं देखना चाहते हैं और एक बार फिर से पप्पू यादव ने विचार करने के लिए कहा है कांग्रेस और आरजेडी को। हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। जो लोग आज बोल रहे हैं कि आप मधेपुरा चले जाइए, कभी कह रहे सुपौल चले जाइए, कभी बोलेंगे अररिया चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, डगरा का बैगन कितना है क्या? इसीलिए पूर्णिया मेरी जिंदगी, मरना यहाँ, जीना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को उन्होंने इस्तीफा भेजा है और इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताया है। आपको बता दें कि कल ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी इस्तीफा दिया था और आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार।
मैंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस्तीफे का कारण पूर्णतः व्यक्तिगत है। पार्टी के किसी नेता अथवा किसी कार्यकर्ता से मेरी कोई शिकायत नहीं है। 2020 में चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसी दिन प्रवक्ता बनाया गया था। तब से लेकर अब तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पूरा सहयोग मिला। इन सब का तहे दिल से आभार। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लगाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें बिहार के साथ ही ओडिशा में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में कटिहार से ताली कन्वर और किशनगंज से सिटिंग सांसद मोहम्मद जावेद के नाम पर सहमति बन गई है, जबकि भागलपुर का मामला अब भी पेंडिंग है। भागलपुर में दो नेताओं के बीच खींचतान जारी है। अजीत शर्मा और प्रवीण कुशवाहा के बीच टिकट लेने की होड़ है। अब इस पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। चुनाव समिति ने खड़गे को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। चुनाव समिति की बैठक में पूर्णिया सीट को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले के मुताबिक पूर्णिया आरजेडी के खाते में गई है और यहां से आरजेडी ने बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बावजूद इसके कांग्रेस में आए पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। हालांकि बैठक में किसी सीट पर फ्रेंडली फाइट को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव का मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना इलाके के मोहनपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट की घटना में दो महिला सहित दोनों पक्ष से 5 लोग जख्मी हो गए। मारपीट में जख्मी एक महिला दिव्या ने जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि मोहम्मद सरफराज से उसकी 10 साल पहले शादी हुई। पति को हिंदू धर्म से एतराज नहीं है, लेकिन किराए के मकान में आसपास के रहने वाले मोहम्मद परवेज और एजाज ने उस पर कई बार धर्म परिवर्तन का दबाव दिया और इसी वजह से मारपीट की घटना हुई। वहीं इस मामले में मोहम्मद परवेज ने आरोपों से इनकार किया है। धर्म परिवर्तन का दबाव देने का आरोप लगाने वाली दिव्या परवेज के भाई के मकान में किराए पर अपने पति के साथ रहती हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन? हमसे तो कोई बातचीत नहीं है, इसको कोई था ही नहीं वहाँ पर। हमें नजिस्ता की बात सारा गलत है। ये एक किराएदार है, बैड एलिमेंट्स है, हमें ना इसके पास करके 12-15 केस है इस पर, हमें ना है ना। पे जो ये आरोप लगाया गया इस तरह का, कौन धर्म परिवर्तन कराने? धर्म परिवर्तन हम क्यों कराएंगे? उसका बाल बच्चा है, सब कुछ है, वो जान उसमें धर्म परिवर्तन का दबाव देने का ऐसा कोई बात नहीं है। मारपीट का मामला है, आवेदन इनका प्राप्त करके, बयान प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसमें जो एक लड़की है जख्मी है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन करवा। अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी ऐसा हमारे सामने उन्होंने कोई बात नहीं बताया है। मारपीट का बात बताया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।